हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग। आवेशित कण का वेग, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग। कल आपने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को के लिए कार्य निकाला था और ये W बराबर Q इंटू डेल्टा V होता है। और डेल्टा V क्या है? डेल्टा V विभवांतर है। तो अब हम देखेंगे, अगर आवेशित कण का वेग v हो, ये स्मॉल v कर दीजिएगा, ये आवेशित कण का वेग स्मॉल v हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती? कार्य करने की क्षमता होती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर Q इंटू डेल्टा V। Q आवेश है, डेल्टा V विभवांतर है। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? 2Q डेल्टा V अपान m। 2Q आवेश और डेल्टा V विभवांतर और m आवेश का द्रव्यमान। तो हम यह भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती? Q इंटू V, जबकि V क्या है? V विभवांतर है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होता है और यही हाफ mv² Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है। इसमें कभी आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है आवेशित कण की, विभवांतर अगर दिया है, आवेश का द्रव्यमान दिया है, तो बीच का रूट 2Q डेल्टा V अपान m से निकाल सकते। अब है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, या इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या है, या इसको सिंपली EV कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या है? ये कार्य या ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है और किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से अगर त्वरित किया जाए तो जो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। तो 1 EV इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 और E के जगह 1.6 × 10⁻⁹ और विभवांतर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे वैद्युत विभव को डिफाइन किया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, और कहाँ से? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। तो एक ये भी डेफिनीशन हुई, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो ये b बराबर हो जाएगा -इन्फिनिटी से r, ये इंटीग्रेशन लिमिट हो गई है, और E.dr। अब देखें, एक नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो संरक्षी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, पथ पर निर्भर ना करे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संरक्षी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें पूरे बंद चक्र में कृत कार्य शून्य हो अथवा कण की गतिज ऊर्जा पूरे बंद चक्र में अपरिवर्तित रहे, यानी E.dr बराबर 0। बंद पथ की
सीमा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य होता है। तो ये 1 नंबर की वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है, एक्सप्लेन कीजिए। ये तीसरा पेज है, 2 पेज करवा चुके हैं इसमें, पहला दूसरा, ये तीसरा और फिर चौथा पेज। चौथे पेज में है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्या निकालेंगे? किसी आवेश के कारण कुछ दूरी पर या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। अब वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बताई कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव कहलाता है। फार्मूला क्या बताता? V = W/Q0। अब देखिए ये कोई प्लस Q आवेश है और इस प्लस Q आवेश के कारण हमको पॉइंट A पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। और यहाँ से पॉइंट O है, O से A के बीच की दूरी क्या है? R है। अब देखिए एक परीक्षण आवेश हम दिखाते हैं Q0, ये पॉइंट B पर है, और Q और Q0 के बीच की दूरी क्या है? X है। अब इस दूरी को, A से B तक की दूरी को अनंत भागों में बांट दिया गया। एक पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट C है, और B और C के बीच की दूरी ये हमने dx माना। अब देखिए प्लस Q आवेश है और इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से लावें बिंदु A तक, तो जो कार्य होगा वो बिंदु A पर वैद्युत विभव कहलाता है, बशर्ते ये परीक्षण आवेश एकांक। तो देखिए प्लस Q और प्लस Q0 के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, बल की दिशा बाहर की ओर। बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 या Q0 है, जिसे अनंत से बिंदु A तक लाते। अब BC के बीच की दूरी कितनी है? dx। तो पहले क्या निकालें? आवेश प्लस Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाला बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q0/x², इतना न्यूटन हो गया। अब देखिए इसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बल F के विरुद्ध, क्यों दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या होता? बल गुणे दूरी या विस्थापन। और विस्थापन क्या है? dx है। B और C के बीच की दूरी क्या रखी? dx। तो अब बल गुणे दूरी, तो बल तो आपने निकाला 1/4πε0 Q0x², और विस्थापन कितना हुआ? dx। ये माइनस dx दिखाया क्योंकि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, तो ये माइनस dx। तो अब देखिए बिंदु B से C तक लाने में स्मॉल वर्क हमें प्राप्त हो गया। अब हमने बताया कि A से B तक की दूरी को अनंत भागों में बांट दिया गया, तो Q0 को अनंत से और बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालें, तो ये हो जाएगा इसी dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ये W बराबर ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, मतलब पॉइंट A तक, और ये था -1/4πε0 K Q0x² इंटू dx। यहाँ माइनस dx है तो माइनस पहले कर दिया गया।
या ये जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। W बराबर क्यू क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, क्यू क्यू ज़ीरो 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। और ये क्या बचा, लिमिट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर माइनस डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ऊपर एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1/x बचेगा। तो W बराबर हो गया क्यू क्यू ज़ीरो और 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो 1/x, और लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी से आर। यहाँ पे बल्कि हम ये कर सकते हैं इन्फिनिटी टू आर, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू क्यू ज़ीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो के 1 अपान आर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी। यहाँ पे जो लिमिट है ये आर टू इन्फिनिटी करेंगे तब ये साइन प्लस हो जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, अब प्लस क्यू आवेश का बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव क्या होगा, V = W अपान क्यू ज़ीरो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू क्यू ज़ीरो अपान आर अपान क्यू ज़ीरो से क्यू ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपान आर। अगर माध्यम निर्वात या वायु है तो उसके लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है, तब क्या हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपान आर वोल्ट। और यहाँ पे B समानुपाती क्या होगा, 1/r हो जाएगा। तो ये चौथे पेज का मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, फार्मूला क्या होगा, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपान आर वोल्ट। अब अगला पेज आइए, पेज नंबर 5। ये पेज है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, यहाँ क्या निकालेंगे, वैद्युत। वहाँ पे जैसे 3 कंडीशंस थी, यहाँ पे भी 3 कंडीशन। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। अक्ष पर डाइपोल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव मैंने बताया कि एक वैद्युत निकाय है जिसमें 2 समान किन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब ए भी एक डाइपोल है, ए पर माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी 2l है, हाफ सेंटर पॉइंट ओ ले लीजिए, तो ये L और L। अब देखिए आवेश Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस है, अब आवेश माइनस Q से ये R प्लस है। तो अब देखिए एक आवेश प्लस के द्वारा वैद्युत विभव निकालिए P पर और माइनस आवेश के कारण, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में तो घट जाएगा। देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर R माइनस L और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l, हाफ डिस्टेंस L। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, तो देखिए ये V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो के Q अपान R माइनस L हो गया। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो के माइनस क्यू अपान R, ये हो गया। तो बिंदु P पर परिणामी विभव B बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2 हो गया। तो B बराबर, अब B1 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q अपान R माइनस L, B2 रखो, ये माइनस में होगा जो माइनस आवेश है,
1/4πε Q/R प्लस L। अब इसमें क्या कीजिए, Q/4πε0 के कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट क्या बचेगा 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, या B Q/4πε0 और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए R माइनस एल R प्लस एल का, तो ऊपर क्या बचेगा, ये R प्लस एल और माइनस R प्लस एल। देखिए यहाँ पे माइनस R और प्लस R कट जाएगा, क्या बचेगा 2L, तो ये 2L ये हो गया और यहाँ Q हो गया, तो ये हो गया B बराबर Q/4πε0 के 2L/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, या ये हम कहें 2QL, Q इंटू 2L, तो 2QL बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फार्मूला क्या हो गया, B = 2QL/4πε0 के और 1/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R बहुत बड़ा है तो L को छोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा B बराबर 1/4πε0 के P/R स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होगा, B = 1/4πε0 P/R स्क्वायर। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र निकालते थे अक्षीय स्थिति में, क्या आया था B = 1/4πε0 2P/R3। यहाँ क्या आया, अच्छा यहाँ पे देखा विभव V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति ये पेज 6 पे है, और निरक्षीय स्थिति में देखिए, निरक्षीय स्थिति में ये डाइपोल दिखाया गया ए बी, और मध्य बिंदु से बिंदु P पे हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये दूरी कितनी दी है R, स्मॉल r। अब आधी डिस्टेंस AO बराबर L और BO बराबर L, A पे माइनस Q चार्ज और B पे प्लस Q चार्ज। अब देखिए यहाँ प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या फार्मूला, V1 पहले माइनस Q के कारण B1 बराबर 1/4πε0 के माइनस Q/AP। AP क्या है, दूरी है, आवेश से बिंदु P की दूरी, प्लस Q आवेश के कारण कितना V2 1/4πε0 Q/BP। बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो B बराबर B1 प्लस B2। अब देखिए B1 माइनस में है, क्यों माइनस Q आवेश है, क्यों विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये माइनस 1/4πε Q/AP, और दूसरा कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q/BP। देखिए ये साइन जो है थोड़ा सा ये माइनस है, ये प्लस कर दीजिएगा, ये पहला माइनस ले लिया तो दूसरा प्लस होगा, ये गलती से हो गया है, तो ये प्लस कर दीजिए। B = माइनस 1/4πε0 के Q/AP, और ये प्लस 1/4πε0 Q/BP। अब चूंकि देखो AP बराबर BP है, क्योंकि डायपोल के मध्य बिंदु से ये P पे ये रेखा खींची गई, तो जब दोनों बराबर हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो B बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में या इक्वेटोरियल लाइन पे वैद्युत विभव B बराबर 0। स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, परंतु तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। देखो इस पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन है, निरक्षीय स्थिति में, डायपोल के वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ B तो 0 होगा, लेकिन E बराबर क्या होगा 1/4πε0 P/R
Q। ठीक है, तो ये उसके बाद देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे वहां पे किसी बिंदु पे पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। देखिए इसमें हमने खाली डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, इसका डेरिवेशन नहीं कराया है, क्योंकि इसमें अक्षीय निरक्षीय ही इससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव B इक्वल टू क्या फार्मूला है, 1/4πε0 P cos थीटा अपान R स्क्वायर। देखिए ये R है, A मध्य बिंदु है ये O, और जो यहाँ से थीटा एंगल बनाती है B पे प्लस Q चार्ज, ये आधी डिस्टेंस है L, और एक वही पॉइंट P परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसमें क्या फार्मूला होता है, B इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब अगर हम अक्षीय स्थिति कर दें तो इसके AB के अक्ष पे हो जाएगा, उस स्थिति में एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 1, तब क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में V इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर। फिर निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 होता है, तो V बराबर 0। तो इसी फार्मूले से दोनों आ जाते हैं। तो एक अक्षीय स्थिति जो अक्ष पे निकालते हैं, दूसरा निरक्षीय स्थिति जो इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं। पर दूसरी निरक्षीय स्थिति में B बराबर 0 आता है। तो ये 6 पेज का मैटर हुआ। इसमें एक दिन का काम अभी और बचा है, 3-4 डेरिवेशंस हैं छोटे छोटे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स। कल जो न्यूमेरिकल भेजे थे, मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने लगाया होगा, अगर नहीं लगाया हो तो फिर से लगा डालिए। नोट्स बराबर लिखती जाइए, नोट्स लिख जाए तो आप हमारे लेक्चर को फिर आप नोट खोलिए और उसको सुनिए, उसके हिसाब से देखिए, तो भी ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप नोट्स से पढ़िए, फिर साथ ही साथ में लेक्चर सुनिए, और इस टॉपिक में थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, 30-35 न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक में। तो कल इसकी थ्योरी करा के या तो कल ही आपको न्यूमेरिकल भेज देंगे, तो उसको भी लगाइएगा। ये 3 टॉपिक आपका हो जाएगा। तो इस तरह से, और किसी को जो कुछ पूछना हुआ करे शाम के टाइम, इवनिंग में 6 बजे के बाद आप न्यूमेरिकल पूछ लें, या थ्योरी कोई समझ नहीं आता है वो फ़ोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि मैसेज इतने आते हैं कि मैसेज से हम कितना सोल्यूशन दे पाएंगे। और बाकी कुछ बच्चों ने नोट्स भी दिखाए थे, तो कुछ 1-2 लोगों का तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम क्या उसमें बताएं कि ये सही है कि गलत है। ये मैं चूँकि लिखता हूँ अलग, अपने आप से लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो इसको आप ज़्यादा अच्छी तरह से अपना कर लीजिए, पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही दी गई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास अटेंड करती रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते तक 2 टॉपिक और हो जाएंगे आप। तो बस आज के लिए इतना ही, अब अगले दिन आपको फिर मिलेंगे।